welcome to my English class. This is Vicky Bhardwaj. पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच, जो तीनों एक ही नाम है, इन्हें हम हिंदी में अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे एक नारी, एक लेडी अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए ज्वेलरी और मेकअप का यूज करती है, उसी तरह भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसे इफेक्टिव बनाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए या अपनी बात को जोरदार तरीके से कहने के लिए पोएट और राइटर कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज करते हैं, जिसे हम फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार के नाम से जानते हैं। और आज की क्लास में मैं फिगर ऑफ स्पीच ही आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं। ये टॉपिक हिंदी स्टूडेंट्स और इंग्लिश लैंग्वेज के दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को अगर हम डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखें तो हमें लिखा हुआ मिलता है हैविंग सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, यानी किसी सेंटेंस में जब कोई वर्ड हो, उस वर्ड्स की बिगनिंग जो हो, स्टार्ट जो हो, वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से हो। जो वर्ड्स की जो बिगनिंग हो वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से हो, वहां एलिट्रेशन होता है। इसकी जो डेफिनेशन जो दी गई है वो ये है, द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। ऐसे वर्ड्स जिनकी स्टार्टिंग, जिनकी बिगनिंग जो हो सेम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हो, ऐसे वहां पर एलिट्रेशन होता है। इस जो एलिट्रेशंस पर बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स भी बने हैं और सॉन्ग्स भी हैं। एक मैं आपको बताती हूँ जो हम बचपन में बहुत बार गाया करते थे। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, जीती चाटे चीनी चटोरी चीनी को। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। अब आप समझ गए होंगे कि जब किसी लाइन में उसके जो वर्ड्स हो और उन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है कॉन्सोनेंट साउंड दे तो वहां एलिट्रेशन होता है। अब कुछ और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। जैसे गैरी ग्रिम्फली गैदर्ड द गार्बेज, यहाँ पर जी वर्ड की उसकी जो जी की साउंड है वो बार बार आ रही है, तो यहाँ भी इसलिए एलिट्रेशन है। सेकेंड, द बॉय बर्स्ट अराउंड एज बिजी एज अ बी, यहाँ भी बी वर्ड जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, उसकी ब साउंड यहाँ पर रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी एलिट्रेशन होगा। थर्ड में किम केम टू हेल्प अस कट आउट ए कलरफुल काइट फॉर ड्राइव, यहाँ पर किम KIM और CAME, यहाँ पर जो है अलग अलग लेटर्स है K और C, जब लेकिन इनके जो साउंड है, क्योंकि मैंने आपसे कहा जो हमारा एलिट्रेशन है बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सोनेंट साउंड, और ये कॉन्सोनेंट के साउंड पर बेस्ड है, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर पर बेस्ड है। तो यहाँ पर K और C जो है सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी एलिट्रेशन होगा। इस तरह आप समझ गए होंगे कि एलिट्रेशन जो है पोएट या राइटर अपनी लाइंस को ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा इंप्रेसिव और ज्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रिपीटिशन। रिपीटिशन मीन्स रिपीट द सेम वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी बार बार सेम वर्ड्स और फ्रेजेस का रिपीट होना। हिंदी में इसे पुनरावृत्ति अलंकार कहते हैं। पुनरावृत्ति मतलब पुनः मीन्स दोबारा, आवृत्ति मतलब बार बार उसका रिपीट होना, यानी किसी भी वर्ड या फ्रेजेस का बार बार रिपीट होना ही रिपीटिशन है। एलिट्रेशन में आपने ये पढ़ा था कि जब किसी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है उसकी जो साउंड होती है, जो बार बार फर्स्ट लेटर की साउंड जो है बार बार रिपीट हो तो एलिट्रेशन होता है। लेकिन रिपीटेशन में पूरा का पूरा वर्ड और पूरा का पूरा फ्रेज ही रिपीट होता है, यानी पूरा का पूरा वर्ड ही जब बार बार रिपीट हो
वहां रिपीटिशन होता है। आपको इन सॉन्ग के थ्रू जो है आपको इजिली समझ आ जाएगा। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। अब आप समझ ही गए होंगे कि एक्चुअली रिपीटिशन है क्या, लेकिन इसको कुछ और क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट इज जो शेक्सपियर का जो नॉवल है रोमियो और जूलियट, उसमें एक सेंटेंस है, लेट इट स्नो लेट इट स्नो लेट इट स्नो ओ वोफुल 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 डे। यानी ये जो इसमें जो है लेट इट स्नो, जो ये फ्रेज है बार बार यूज हो रहा है, तो यानी ये जो है ये भी रिपीटिशन यूज हो रहा है। वोफुल ओ वोफुल, तो यहां भी रिपीटिशन, सेम वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहां पर रिपीटिशन हुआ है। वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। वाटर वाटर, यहां पर वाटर जो वर्ड है बार बार 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए मीन्स यहां भी रिपीटिशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज एशेस टू एशेस डस्ट टू डस्ट। यहां पर एशेस टू एशेस, यहां पर भी एशेस का बार बार जो है यूज हो रहा है, इसलिए यहां पर भी रिपीटिशन डिवाइस यूज हुआ है। The next is I felt happy because I saw the others were happy and because I knew I should feel happy but I was not really happy। इस सेंटेंस में बार बार हैप्पी वर्ड का यूज हो रहा है। यहां पर एक ही सेंटेंस है और एक ही सेंटेंस में बार बार हैप्पी वर्ड का यूज हो रहा है, तो इसलिए यहां पर जब एक ही सेंटेंस में बार बार एक ही वर्ड का बहुत बार यूज होता है, एक से ज्यादा बार यूज होता है, तो वहां पर रिपीटिशन होता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि रिपीटिशन एक्चुअली है क्या। रिपीटिशन डिवाइस जो है पोएट अपनी लाइंस को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं, अपने बात को ज्यादा जोरदार तरीके से कहने के लिए पोएट या राइटर लोग इस तरह के वर्ड्स का बार बार यूज करते हैं ताकि जो है उनकी बात पर ज्यादा बनने। नेक्स्ट इज सिमली। सिमली को हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। जब 2 थिंग्स जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन उनके जो है ट्रेड्स, उनके शेप या फिर उनके नेचर, गुणों के आधार पर, आकृति के आधार पर या स्वभाव के आधार पर एक दूसरे की, उन दोनों ही चीजों की आपस में कंपैरिजन जब किया जाता है तो वहां पर सिमली होता है। आपको ये जो सिमली है ये आपको एक सॉन्ग के थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगा। कोयल सी तेरी बोली, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। अब आपको समझ आ गया होगा कि सिमली है क्या। हमारे जो फर्स्ट एग्जांपल में उसमें कोयल की आवाज मीठी होती है और उस मीठी आवाज की तुलना जो है, कंपैरिजन जो है फिल्म की जो हीरोइन है उसकी आवाज के साथ की जा रही है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, यानी चांदी की तुलना उसकी हीरोइन की जो है रंग के साथ और सोने की तुलना जो है उसके बालों के साथ की जा रही है, जबकि सोना और चांदी दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं और वो एक लड़की की पर्सनल आइडेंटिटी है, फीचर्स हैं, उसकी ट्रेड्स हैं, उनके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यानी जब 2 डिफरेंट चीजों की तुलना जो है उन किसी के गुणों के आधार पर या शेप के आधार पर या फिर स्वभाव के आधार पर जब की जाती है तो वहां पर सिमली होता है। सिमली में सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब भी कंपैरिजन किया जाता है उसे एज या लाइक के साथ किया जाता है। जब एज और लाइक जब सेंटेंस में हो या लाइंस में हो तो आप समझ जाइए कि वो सिमली है वहां पर। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, जैसे
फर्स्ट एग्जाम्पल है परवीन लुक्स लाइक सलमान खान। परवीन सलमान खान की तरह दिखाई देता है। परवीन और सलमान खान दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन यहाँ पर परवीन के लुक्स की तुलना जो है सलमान खान के साथ की जा रही है। तो जब यहाँ पर मैंने कहा कि जब भी सिमिली होगा वहां पर एज या लाइक यूज वर्ड्स होंगे, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो यहाँ पर लाइक वर्ड यूज हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर सिमिली का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज अंडरटेकर इज एज स्ट्रॉन्ग एज ओक्स। अंडरटेकर जो है आपका एक रेसलर है WWF का, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसकी जो कंपैरिजन है ओक्स के साथ किया जा रहा है, यानी उसे ये नहीं कहा जा रहा कि अंडरटेकर ओक्स है, लेकिन उसकी जो एक क्वालिटी है, उसकी कंपैरिजन जो है ओक्स के साथ किया जा रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है अंडरटेकर इज एज स्ट्रॉन्ग। वो स्ट्रॉन्ग है कैसे? ओक्स की तरह। तो यहां पर भी एज का यूज हुआ है, इसलिए यहां पर भी सिमिली होगा है। दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। वो कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़े। तो यहां पर भी जो कैट और डॉग्स की जो कंपैरिजन है, लड़ाई की तुलना जो है लोगों के साथ की जा रही है, यहाँ पर जो प्रनाउन है उसके साथ की जा रही है। तो यहाँ पर भी लाइक वर्ड का यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर भी सिमिली का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज यू वर एज ब्रेव एज ए लायन। तुम जो है लायन की तरह ब्रेव थे। तो यहाँ पर भी जो लायन और जो यू है, जो किसी के बारे में कहा गया है, तो वो लायन नहीं है, लेकिन उसको कहा जा रहा है कि तुम उसकी तरह, क्योंकि लायन की जो क्वालिटी है कि वो ब्रेव होता है, तो उसकी जो क्वालिटी की तुलना जो है, जो सब्जेक्ट है उसके साथ की जा रही है। तो यहाँ पर जो है एज आया है, और एज और लाइक मैंने आपको बताया कि जहां पर एज और लाइक वर्ड्स का यूज हो, वहीं पर जो है सिमिली होता है। द नेक्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर को रूपक अलंकार भी कहते हैं, और सिमिली और मेटाफोर दोनों ही डिवाइसेस को हम कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। इसलिए आपको दोनों ही सिमिली और मेटाफोर में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मैंने आपको बताया कि सिमिली में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एज या फिर लाइक वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन मेटाफोर में हम ऐसे कोई वर्ड का यूज नहीं करते। इसमें हम डायरेक्ट जो है कंपैरिजन किया जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे शी इज एज ब्यूटीफुल एज ब्लूमिंग रोज। वो सुंदर है जैसे कि खिलता हुआ गुलाब। जैसे यहाँ पर एज वर्ड का यूज किया है, जैसे खिलता हुआ गुलाब। अब मैंने बोला एज एंड लाइक वर्ड्स होंगे तो भाई वहां पर सिमिली होगा, तो इसलिए यहाँ पर सिमिली है। लेकिन अगर इसी बात को हम डायरेक्ट वे में बोले, शी इज अ ब्लूमिंग रोज, वो एक खिलता हुआ गुलाब है, तो यहाँ पर एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज ना करके हमने सीधी ये बात कह दी कि वो एक खिलता हुआ गुलाब है, इसलिए यहाँ पर मेटाफोर है। नेक्स्ट है राम इज अ ब्रेव एज अ लॉयन। अब राम बहादुर है जैसे कि लॉयन। अब यहाँ पर राम को जो है उसकी बहादुरी के, वैसे तो लॉयन और राम में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई आप लेना देना नहीं है इनका, लेकिन इन दोनों की तुलना की गई है उसकी बहादुरी के साथ। लॉयन बहादुर होता है, इसलिए उसकी ब्रेवनेस की जो तुलना है वो राम के साथ की गई है, राम की बहादुरी के साथ की गई है। तो यहाँ पे क्या आ गया, राम बहादुर है जैसे कि लॉयन। तो यहाँ पर एज वर्ड का यूज किया, तो यहाँ पर सिमिली हो गया। अब यहाँ पर सीधा बोला गया राम इज अ लॉयन। राम एक लॉयन है, राम लॉयन नहीं है, लेकिन राम लॉयन की जो बहादुरी है, उसकी जो ब्रेवनेस है, उसकी जो तुलना है वो राम के साथ की गई है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया। तो यहाँ पर कहा गया राम इज अ लॉयन, तो इसलिए यहाँ पर मेटाफोर का यूज हुआ। जैसे आप इस सॉन्ग के थ्रू देखिए। धूप है शम्से बिखर, तू है नदी खबर। अब इस सॉन्ग में आपने देखा, इसमें ये कहा गया तू धूप है तू छांव है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि तू धूप जैसा है या तू छांव जैसा है। अगर जैसा वर्ड आता तो वहां पर सिमिली होता, लेकिन यहाँ पर सीधा कहा गया कि तू धूप है, तू धूप है और तू छांव है।
तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पर मेटाफोर का यूज किया गया है। ऐसे चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने का दिल है। अब सोने के यहाँ पर और उसके जो ही है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके कंपैरिजन क्या किया गया है कि उसके पास सोने का दिल है। अब सोने का दिल का मतलब सोने का दिल नहीं है, लेकिन सोने की जो क्वालिटी होती है, जो उसकी प्योरनेस होती है, उसके लिए कहा गया है कि वो सोने की तरह प्योर है उसका दिल। तो यहाँ पर जो है मेटाफोर का यूज हुआ है, हार्ट ऑफ गोल्ड। तो हर टीयर्स वर अ रिवर फ्लोइंग डाउन हर चीक्स, उसके जो आंसू वर अ रिवर, उसके आंसुओं की तुलना जो है, उसके आंसू ऐसे बह रहे जैसे कि रिवर, तो उसके आंसुओं की तुलना जो है रिवर के साथ की गई है। तो टीयर्स और रिवर में जो है यहाँ पर जो है वहां यहाँ पर मेटाफोर का यूज हुआ है। रमेश इज नाइट और रमेश जो है एक रात का उल्लू है, तो यानी जो वो रात भर जागता है, तो उसकी तुलना जो है रमेश भी जागता है और भी जागता है, तो दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों के रात को जगते हैं। तो वहां पर लेकिन यहाँ पे एज और लाइक जैसे वर्ड यूज ना करके सीधा रमेश को बोल दिया कि वो नाइट आउल है, तो यहाँ पर भी इसलिए कंपैरिजन डायरेक्ट किया गया, इसलिए यहाँ पर मेटाफोर का यूज किया गया है। रवि इज अ बुक वॉर्म, रवि एक बुक वॉर्म है, किताबी कीड़ा है। किताबी कीड़ा यानी किताब में रहने वाला कीड़ा। रवि तो किताब में रहता नहीं है, लेकिन उसकी तुलना ऐसे की गई है बुक वॉर्म के साथ, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी मेटाफोर का यूज किया है। दिस क्लास इज अ जू। अब जैसे हम क्लास में जाते हैं तो बोलते हैं वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा, तो उनके चिड़ियाघर बना के रखा गया क्या क्लास को, तो वहां पर शोर शराबा की वजह से वहां पे उस क्लास को जो है जू का नाम दे दिया। तो क्लास जू तो नहीं बन गई, तो या फिर हम बोलते हैं ये क्या मार्केट बना रखी है, शोर शराबा तुम लोगों ने कर रखा है, तो वो इसका मतलब वो मार्केट तो नहीं बन गई, तो भिंडी बाजार तो नहीं बन गया। तो इसलिए क्लास की तुलना यहाँ पर जू के साथ की गई है, डायरेक्ट जू क्लास को बोला गया, इसलिए यहाँ पर मेटाफोर है। माई टीचर इज अ ड्रैगन। अब माई टीचर इज ड्रैगन, ड्रैगन तो नहीं बन गया टीचर, यानी कि टीचर जो है ड्रैगन की तरह खूंखार है, तो सिर्फ टीचर की तुलना की गई है ड्रैगन के साथ कि मेरा टीचर जो है बहुत खूंखार है, तो वो ड्रैगन टीचर ड्रैगन नहीं यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर भी टीचर की तुलना जो है ड्रैगन के साथ की गई है। इस तरह से जो मेटाफोर जो है इसमें जो कंपैरिजन किया जाता है वो डायरेक्ट किया जाता है। इस एंटीथेसिस, जिसे विरोधाभास अलंकार भी कहते हैं, जिसका मतलब है अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत। जब टू डिफरेंट थिंग्स या टू डिफरेंट आइडियाज को एक ही सेंटेंस में एक साथ यूज किया जाता है वहां पर एंटीथेसिस होता है। जैसे हेल एंड हेवन, हेल मीन्स नरक, हेवन मीन्स स्वर्ग, ये दोनों ही डिफरेंट कंसेप्ट हैं, लेकिन जब इन दोनों ही वर्ड्स का एक ही सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं वहां पर एंटीथेसिस होता है। आपको इस सॉन्ग के थ्रू समझ आ जाएगा। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। इस सॉन्ग में आपने देखा कि सुख और दुख जो दोनों ही डिफरेंट है, एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट है, ऐसे वर्ड्स का एक ही सेंटेंस में यूज किया गया है और वही एंटीथेसिस है। कुछ और एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे स्पेस इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड जो है दोनों मेटल हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। और ये सिल्वर और गोल्ड जो है उनका एक ही, दोनों ही मेटल्स का जो यूज हो रहा है, यहाँ पर दोनों की बात जो हो रही है कि स्पीच जो बोलना है वो सिल्वर है, लेकिन साइलेंस वो सोना है, गोल्ड है। तो यहाँ पर स्पीच का अपोजिट जो है साइलेंस है और सिल्वर का अपोजिट गोल्ड है। यहाँ पर टू डिफरेंट कंसेप्ट है, स्पीच एंड सिल्वर, स्पीच एंड साइलेंस, सिल्वर एंड गोल्ड। और ये दोनों सारों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। स्पीच डिफरेंट है साइलेंस से और सिल्वर डिफरेंट है गोल्ड से, तो इसलिए यहाँ पर एंटीथेसिस का यूज हुआ है। ऐसे ही
नेक्स्ट इज पेशेंस इज बिटर एंड बट इट हैज स्वीट फ्रूट। पेशेंस इज बिटर, यहाँ पर बिटर और स्वीट, कड़वा और मीठा, ये दोनों ही अपोजिट है एक दूसरे के वर्ड्स, और यहाँ पर दोनों ही वर्ड्स का एक ही लाइन में यूज हो रहा है। तो और यहाँ पर बिटर और स्वीट जो है दोनों ही डिफरेंट वर्ड्स का एक ही लाइन में यूज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर एंटीथेसिस यानी विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट इज सेटिंग फुट ऑन द मून मे बी अ स्मॉल स्टेप। मून पर पहला कदम रखना जो है मे बी अ स्मॉल स्टेप हो सकता है। फॉर अ मैन, आदमी के लिए छोटा कदम हो सकता है, बट अ जेंट्स लीप फॉर मैनकाइंड, लेकिन मानवता के लिए एक लंबी छलांग है। तो यहाँ पर स्मॉल और जायंट, स्मॉल और जायंट जो है दोनों ही, छोटा और एक बहुत बड़ा जो है, दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर भी जो है हमारा एंटीथेसिस लगा है। द नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने सूरज, चांद, तारों को या फिर नदियां, पहाड़ या फिर पेड़ों को नाचते, गाते, बजाते सुना हुआ है क्या? आपने नहीं सुना, लेकिन हमारे ये जो पोएट हैं, ये जो हमारे राइटर हैं, ये इनको भी गाते बजाते डांस करते हुए बता देते हैं। ऐसा ही हमारा पर्सोनिफिकेशन है, जिसमें नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन चीजों को ह्यूमन की तरह एक्ट करते हुए बताया जाता है। जैसे इसमें मेकिंग एन ऑब्जेक्ट और एनिमल एक्ट लाइक ए ह्यूमन, ऐसी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन ह्यूमन थिंग्स जो होती हैं, उन्हें ह्यूमन की तरह एक नाचते, गाते, बजाते, बात करते हुए, ह्यूमन की तरह व्यवहार करते हुए बता दिया जाता है, और उसे ही हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है, कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है, शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहता है, तू रहता है। ओ कुछ कहती है ये बदली, क्या कहती है, कुछ कहती है ये बदली। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता लग गया कि बहुत सारी जो नॉन ह्यूमन थिंग्स को उनमें ह्यूमन की तरह एक्ट करते हुए बताया गया है, जिसलिए कहा गया है कि मेकिंग एन ऑब्जेक्ट और एनिमल एक्ट लाइक अ ह्यूमन। जब कोई एनिमल या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमन की तरह एक्ट करे, वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। अब कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको और ज्यादा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई, लाइटनिंग डांस्ड, डांस जो है ये ह्यूमन का ट्रेट है, ह्यूमन डांस करते हैं, ना कि लाइट डांस करती है, लेकिन यहां पर ह्यूमन के ट्रेट को भी लाइटनिंग को डांस करते हुए बता दिया गया है। तो इसलिए यहां पर जो है ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट इज आई वॉन्ट गेट मनी बट द एटीएम डेड। अब एटीएम डेड तो ह्यूमन का ट्रेट है, एटीएम डेड कैसे हो सकता है? एटीएम तो खराब हो सकता है, लेकिन डेड तो नहीं हो सकता, डेड तो ह्यूमन का ट्रेट है। तो ये जो डेड वाली जो डेड का जो ट्रेट है जो ह्यूमन में होता है, वो जो है नॉन लिविंग थिंग में दिखा दिया है। अब ये नॉन लिविंग थिंग में जो अगर ह्यूमन के ट्रेट दिखा दिया जाए, ह्यूमन की तरह एक्ट कर दिखा दिया जाए, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। आई लाइक द ऑनियंस बट दे डोंट लाइक मी। अब ऑनियन को तो मैं पसंद करता हूं, लेकिन ऑनियन मुझे पसंद नहीं करते। अब ऑनियन पसंद करें ये तो नहीं हो सकता ना,
तो यहाँ पर भी यहाँ लाइक करना जो है ह्यूमन लाइक करते हैं, तो यहाँ पर ह्यूमन का ट्रेट जो है एक अनियन में दिखा दिया गया, इसलिए यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया इस लाइन में। द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच फन। अब लिटिल डॉग, मैंने ये कहा कि कोई एनिमल या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग अगर ह्यूमन की तरह एक्ट करे वहां पर्सोनिफिकेशन होता है, और यहाँ पर भी लिटिल डॉग लाफ कर रहा है, हंस रहा है। हंसते तो वो इंसान है, ह्यूमन हंसते हैं, डॉग लाफ नहीं करता, इसलिए यहाँ पर भी ये जो लाफ वर्ड का यूज किया है, लिटिल डॉग के लिए लाफ वर्ड का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। फियर नॉक द डोर, डर ने दरवाजा खोला। अब फियर तो दरवाजा कैसे खोलेगा, डर होता है इंसान के अंदर होता है, लेकिन फियर दरवाजा नहीं खोल सकता। तो ये भी जो फियर है जो एक उसको एक ह्यूमन की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट इज सिल्वर स्ट्रीम इज ट्विंकलिंग। अब सिल्वर विंकलिंग तो हमारी आइज करती हैं, लेकिन स्ट्रीम विंकलिंग कैसे करेगी, पलक तो नहीं झपकाती, तो लेकिन इसलिए यहाँ पर भी यहाँ जो है एक पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज टी केटल इज विस्लिंग, और एट्स यू एंड ए टी केटल इज विस्लिंग योर फेवरेट ट्यून। अब केटल जो केतली होती है वो विसल कैसे मारेगी, लेकिन यहाँ पर जो पोएट है अपनी पोएम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज कर देते हैं जिससे लोगों का जो ध्यान है वो अट्रैक्ट हो उनकी पोएम की तरफ या उनकी राइटिंग की तरफ, तो इस तरह के वर्ड्स का यूज कर दिया, इसलिए केटल इज विस्लिंग में भी ये जो है पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। अब आपको समझ आ गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन एक्चुअली है क्या। नेक्स्ट इज हाइपरबोले। हाइपरबोले का जो मीनिंग है इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है। हाइपर मीन्स अधिक या ज्यादा, और बोले मीन्स जो है कहना, बोलना या डिस्क्राइब करना। जब किसी बात को जब बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, बोला जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है, तो वहां पर हाइपरबोले होता है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, और आप ना ये बात किसी से शेयर नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको सच्ची सच्ची बता रही हूँ। ऐश्वर्या राय को जानती हूँ ना, ऐश्वर्या राय और मैं जो है बचपन से चाइल्डहुड फ्रेंड है, और वो क्लासमेट भी मेरी थी, साथ ही में हम पढ़ते थे, लिखते थे, साथ ही हम खेलते कूदते थे, साथ ही हमने स्कूल जाया करते थे। और फिर वो मॉडलिंग में चली गई, मैं फिर यहीं पे दिल्ली में रह गई, और फिर उसके बाद जो है अब भी मैं उसकी जब मैरिज हुई तब भी मैं उसकी मैरिज में गई थी, और अब भी ऐश्वर्या राय जब भी आती है इस दिल्ली तो मुझसे मिलती है, डेली बात होती है हमारी फोन में, और मैं भी मुंबई जाती हूँ तो मैं उससे हमेशा ही बात करती हूँ, और हम सिर्फ साथ के साथ शॉपिंग करने जाते हैं। तो मेरी आपको ये बता रही, सच्ची बात बता रही हूँ कि वो ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और कोई मेरी फ्रेंड नहीं है, सिर्फ वही मेरी फ्रेंड है। और सलमान खान के साथ मेरा जो कॉलेज में थे, वो ना मुझे बाइक में पीछे बिठा के पूरी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाया करता था, तो मेरा वो भी बेस्ट फ्रेंड है। तो ऐसे हम पूरा घुमा फिरा करते थे, खूब एंजॉय किया करते थे। आपको मेरी बातों पे विश्वास हुआ? कुछ ज्यादा हो गया क्या? यही हाइपरबोले है, जब हम अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं तो वहीं पर हाइपरबोले होते हैं। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। अरे कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। The first is he is running faster than the wind. वो विंड से भी तेज भागता है। अब विंड से तेज कोई भाग सकता है क्या? ऐसे तो नहीं होता विंड से कोई इतनी तेज भाग ले, विंड से हवा से भी ज्यादा तेज भाग ले। यहाँ पर जो है ना बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कह लिया गया, एग्जीक्रेट करके बात को कह लिया गया है, तो यहाँ पर हाइपरबोले का यूज होता है।
द नेक्स्ट इज माई डैड किल मी व्हेन ही कम हियर। मेरे फादर यहाँ आएंगे तो मुझे जान से मार देंगे, मुझे खत्म कर देंगे। अरे जान से कौन फादर अपने बच्चे को मार देता है? किसी की मर्डर तो वो कर नहीं देंगे, किल नहीं कर देते। डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन उसको मारेंगे नहीं, खत्म किल नहीं कर सकते। तो यहाँ भी कुछ बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाता है इस तरीके से, माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्गर देन आयरन। मेरा ब्रदर आयरन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आयरन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग? आयरन मैन है क्या वो? ऐसा तो नहीं होता ना। तो आयरन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आयरन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कुछ ज्यादा ही ज्यादा बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया। तो यहाँ पर जब कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाता है तो वहां पर जो है हाइपरबोले यूज हो जाता है। There is enough food in the cupboard to feed an entire army. Entire आर्मी के लिए, पूरी फौज के लिए, खाने के लिए मेरे कबर्ड में, मेरे अलमीरा में पूरा खाना भरा पड़ा है। खाना है, इतनी बड़ी आर्मी के लिए खाना कबर्ड में हो सकता है क्या? हम कुछ लोगों को खिला सकते हैं, लेकिन पूरी इंटायर आर्मी ये तो बहुत बड़ी है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, तो यहाँ पर भी हाइपरबोले का यूज हुआ है। I have told you 100 times about this. मैंने तुम्हें इस बात के लिए 1000 बार बोला हुआ है। हम ऐसे कई बार वर्ड्स बोल देते हैं 1000 बार, यानी पूरी हमारी गिनती चलती है कि 101, 102, 304, 305 और फिर 99, 999 हो गए, 1000 हो गया जी। ऐसा तो नहीं होता ना। तो इतने ज्यादा बार नहीं बोला जाता। हो सकता है 10, 15, 20 बार बोल दिया जाता है एक ही बात को, तो उसे हम बोलते हैं हजारों बार तुझे कह रखा है इस बात के लिए। तो ये कुछ बात को हम बढ़ा चढ़ाकर उस टाइम बोल देते हैं, तो वहां पर भी हम हाइपरबोले का यूज करते हैं। आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर। मैं उसके लिए पहाड़ हिला दूंगा। अब पहाड़ कौन हिला देता है? लवर्स लोग ये बातें करते हैं कि मैं उसके लिए तारे तोड़ के ले आऊंगा, पहाड़ हिला दूंगा। ऐसे कौन तारे तोड़ के ला सकता है और कौन पहाड़ हिला सकता है? तो नहीं हो सकता ना। तो हम बातों को बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं, तो वहीं पर हाइपरबोले होता है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि हाइपरबोले होता क्या है। जब हम अपनी बात को एग्जीक्यूट करके बढ़ा चढ़ाकर कहने लगते हैं, कहते हैं, सब बोलते हैं, तो वहां पर हाइपरबोले होता है। और ये हाइपरबोले का यूज जो है पोएट और राइटर लोग अपनी पोयम या राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और ताकि लोगों का ध्यान जो है उस तरफ अट्रैक्ट हो, उसके लिए यूज करते हैं। एसोनेंस, जिसे स्वर समय अलंकार भी कहा जाता है। जब किसी पोएट्री में या किसी प्रोज में, किसी लाइन में 2-3 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी वोवल की साउंड सिमिलर होती है, लेकिन वो कॉन्सोनेंट किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं, तो वहां पर एसोनेंस होते हैं। जैसे आपको इस एग्जांपल के थ्रू इजीली समझ आ जाएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। यहां पर बियर और नियर, मैंने ये बोला कि वो लेटर किसी भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो सकता है, तो यहां बियर, नियर या फियर। बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। फियर में ये जो लेटर है, जो स्टार्टिंग किसी भी कॉन्सोनेंट से हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो वोवल की साउंड होगी वो सेम होगी। इसलिए ये जो बियर है, नियर है, फियर है, ये सेम कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए यहां पर एसोनेंस है। नेक्स्ट इज हाउ इज योर काउ नाउ। हाउ में एस, काउ में सी, नाउ में एन। ये किसी भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो सकते हैं, इनकी साउंड कोई से भी हो सकते हैं, बट इनकी जो वोवल की साउंड है आगे, ओ, काओ, नाओ, तो ये जो है सिमिलर हो। अब हाउ, नाउ, काओ, वाओ, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सिमिलर है, तो तब यहां पर एसोनेंस होगा। यानी किसी सेंटेंस में या किसी प्रोज में या फिर पोएट्री में ऐसी कोई लाइन हो जिसमें 2-3 वर्ड्स ऐसे हो जिसमें वोवल की साउंड सिमिलर हो, लेकिन कॉन्सोनेंट किसी भी वर्ड से स्टार्ट हो सकता हो, वर्ड जो है किसी भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो सकता हो, तो वहां पर एसोनेंस होता है। साइलेंट नाइट, होली नाइट, ऑल इज काम, ऑल इज राइट। यहां पर साइलेंट और नाइट, साइलेंट एस से स्टार्ट हो रहा है, नाइट एन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साइलेंट और नाइट जो है आगे जो इनकी वोवल की साउंड जो है सेम है, इसलिए यहाँ पे एसोनेंस होगा। आफ्टर अ वाइल, क्रोकोडाइल, आफ्टर ए वाइल, वाइल और क्रोकोडाइल, तो यहाँ पर जो वोवल की जो साउंड है वो भी सेम है, इसलिए यहाँ पर भी एसोनेंस होगा। लीन, मीन, फाइटिंग मशीन।
लीन में एल, मीन में एम, ये दोनों कॉन्सोनेंट डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी जो वॉवल के साउंड है आगे वो दोनों ही सेम है, इसलिए यहाँ पर एसोनेंस है। यानी एसोनेंस मीन्स रिपीट द सेम साउंड, साउंड रिपीट करें बट स्टार्ट विद द डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन स्टार्ट वो डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी वोवल के साउंड हो वो सेम हो। अब आपको समझ आ गया होगा कि एसोनेंस है क्या, कि पोएट और राइटर क्यों इन सब पोएटिक डिवाइस का यूज करते हैं। वो अपनी बात को ज्यादा खूबसूरती के साथ कहने के लिए, ज्यादा अपनी बात को इफेक्टिव वे में कहने के लिए इन सभी पोएटिक डिवाइस का यूज करते हैं। ऐसा ही एक डिवाइस है हार्मोनियम्स, जिसे यमक अलंकार कहा जाता है। हार्मोनियम में पोएट जो है अपनी बात को इफेक्टिव वे में कहने के लिए एक ही वर्ड का बार बार यूज करता है, और उस वर्ड का जो स्पेलिंग होती है, उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है, वो हर बार सेम होती है, लेकिन उसका मतलब जो होता है, उसका जो मीनिंग होता है, वो हर बार जितनी बार उस लाइन में कहा जाता है उतनी बार उसका मतलब जो है अलग अलग होता है। यानी कि एक ही वर्ड का बार बार यूज होना, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है या उसका जो स्पेलिंग है वो सेम होती है, पर उसकी जो मीनिंग है वो हर बार डिफरेंट होता है। ऐसे ही हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ऐसे ही हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है, अब आपके साथ वो डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे वीने कैन सिट ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर एंड अनुराग कैन विजिट ए बैंक ऑफ पे योर बिल्स। अब बैंक होता है एक नदी का किनारा, और एक बैंक होता है जहां पर हम अपने पैसे का लेन देन करते हैं। तो यहाँ पर बैंक, दोनों को ही बैंक कहा जाता है, लेकिन एक बैंक है नदी का किनारा। विने कैन सिट ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। अब यहाँ बैंक रिवर नदी के किनारे को कहा गया, और यहाँ पर बैंक जो है अपने बिल्स को लेने या देने के लिए पैसे जहां जमा कराते हैं हम या निकालते हैं, उस ब्रांच को बोला गया है। तो यहाँ पर बैंक का दो मतलब है, जबकि देखने में इनकी स्पेलिंग और इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग इनका अलग अलग है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में, यू माइट प्लांट ए ट्री एंड देन विजिट सम प्लांट्स फ्रॉम द गार्डन। यहाँ पर प्लांट उगाना, यहाँ पर प्लांट करना, उगाने के लिए उस ट्री की बात की गई है, और यहाँ पर प्लांट्स की बात की है, प्लांट्स पेड़ पौधों की बात की गई है। तो यहाँ पर भी दो वर्ड सेम वर्ड है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट उनका मीनिंग जो है अलग अलग है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वर टू क्लोज टू द डोर टू क्लोज इट। अब यहाँ पर क्लोज पास के लिए और क्लोज वर्ड जो है बंद करने के लिए यूज किया गया। दोनों का जो स्पेलिंग है दोनों के सेम है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट दोनों का मीनिंग जो है डिफरेंट है। दे वर टू क्लोज टू द डोर, वो डोर के बहुत नजदीक थे, टू क्लोज इट, इसे बंद करने के लिए। तो बंद और यहाँ पर क्लोज पास, दोनों का है मतलब जो है अलग अलग है। ऐसे ही आई विल बी बैक इन अ मिनट, अन्ना stood with her back to the window. Back, अब वापिस आना, और बैक पीछे के लिए, दोनों के लिए ही हम बैकवर्ड का यूज करते हैं। I am afraid of bats. Bats जो होते हैं हमारे चमगादड़ जिन्हें हम बोलते हैं। I am too afraid of bats. यहाँ bats का मतलब चमगादड़ है, and it's his first time at bat, और यहाँ पर शर्त लगाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर दोनों को ही बैट कहा जाता है, लेकिन दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग होता है। ऐसे ही ब्रांच ट्री की भी हो सकती है, बैंक की भी ब्रांच हो सकती है, बैंक की भी ब्रांच होती है, ट्री की भी ब्रांच को, शाखाओं को भी ब्रांच कहा जाता है। रूट, टीथ ऑफ अ रूट भी हो सकती है, टीथ की जो होती है रूट, उसको भी, प्लांट की भी रूट होती है, और ऐसे रूट ऑफ ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम की जड़ भी हो सकती है। तो ऐसे ही रूट के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। फुट किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी बच्चे का, जिसे हम कह सकते हैं, या माउंटेन का जो तलहटी होती है उसे भी हम फुट कहते हैं। और चेयर के जो
4 पाँवें होते हैं उनको भी हम फुट ही कहते हैं। तो ये किसी के भी हो सकते हैं, या माउथ किसी एनिमल या किसी पर्सन का भी हो सकता है, और किसी रिवर का जो होता है माउथ, वो भी हम उसे भी माउथ ही बोलते हैं, जहां से रिवर निकलती है। इस तरह जो है हार्मोनियम्स वो हमारे होते हैं जिनके देखने में जिनकी मीनिंग अलग अलग होता है, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड की या उस वर्ड की जो स्पेलिंग है वो सेम होती है, लेकिन जो मीनिंग अलग अलग होता है वहां यमक अलंकार होता है। अब आप समझिए कि हार्मोनियम्स क्या होते हैं। द नेक्स्ट इज पंच, जिसे श्लेष अलंकार भी कहते हैं। जब किसी पोयम में किसी वर्ड का एक ही बार यूज हो लेकिन उसका मीनिंग जो है अलग अलग निकले, वहां पर पन होता है। पन में वर्ड्स के साथ खेला जाता है, यानी किसी भी बात को जो है एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स निकाले जाते हैं, जिसमें कई बार जो है हम डबल मीनिंग में भी बात करते हैं तो वहां भी पन होता है, और इसमें बहुत सारे जोक्स बनते हैं। तो इस तरीके से वहां पर पन का यूज होता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू इसे इजिली समझ जाओगे। जैसे डैनियल इज नॉट जस्ट अ रिवर ऑफ इजिप्ट। डैनियल जो है एक नाम है पर्सन का, और साथ के साथ इजिप्ट में जो एक रिवर है उसका नाम भी डैनियल है। तो यहाँ पर डैनियल के 2 डिफरेंट मीनिंग निकाले गए हैं। एक डैनियल पर्सन का नेम है और दूसरा रिवर का नेम है, और इस तरह यहाँ पर पन का यूज हुआ हुआ। The second is fish are smart because they live in school. अब स्कूल जो वर्ड है ये एक स्कूल विद्यालय होता है जहां आप पढ़ते हो, दूसरा ग्रुप ऑफ फिश उसे भी स्कूल ही कहा जाता है। एक ग्रुप ऑफ फिश हो गया उसे भी स्कूल कहा जाता है, एक विद्यालय वो उसे भी आप स्कूल ही कहते हो। तो यहाँ पर स्कूल के 2 मीनिंग निकलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी पन का यूज हुआ है। What an emotional wedding! The cake was even in tears. Tears, एक टीयर होता है हमारे आंसू, TAR और S, और वो टीयर मीन्स आंसू, और एक टीयर होता है स्तः, यानी किसी जब मीनिंग तो अलग अलग हो लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो तो वहां पर पन होता है। यहाँ पर टीयर, यहाँ पे कहा गया व्हाट एन इमोशनल वेडिंग, द केक वॉज इवन इन टीयर्स, लेकिन एक केक जो है या तो आंसुओं में है या फिर टीयर्स में है, स्तह में है। ये हमारे अपने हिसाब से हम इसका मीनिंग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी पन का यूज हुआ है। Why can't the bike stand alone? Because it is too tired. Too tired. टायर एक होता है थका हुआ और एक टायर होता है पहिया। तो यहाँ पर भी पन का यूज हुआ है, यानी जब किसी एक वर्ड के जो है अलग अलग मीनिंग निकाले जाते हैं, अलग अलग मीनिंग उसके होते हैं, लेकिन उसकी जो सेम प्रोनाउंसिएशन होती है तो वहां पर पन का यूज होता है। अब आपको पता लग गया होगा कि पोएटिक डिवाइसेस का जो पोएट है अपनी बात को सुंदर वे में, एक इफेक्टिव वे में कहने के लिए यूज करते हैं, ताकि अपनी बात को कह कर वो अपनी बात को किसी जोरदार तरीके से आप तक पहुंचा सके। अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से कुछ न्यू टॉपिक्स पे फिर से बात होगी। बाय।